शीतल गाड़ी से बाहर निकल कर खड़ी रहती है कि उसके मोबाइल की मैसेज टोन बीप होती है। वह मैसेज बॉक्स ओपन करती है। राज का मैसेज था। मुंह खुले दरवाजे पर मत खड़ी रहो, अंदर जाकर वो काम करो जो अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था। सो गो फास्ट। शीतल मुस्कुराकर अंदर हॉल में आती है और अपने कमरे की ओर दौड़ती हुई जाती है कि सौर वर्षा हैरानी से एक दूसरे को देखकर कहते हैं, इसे क्या हुआ? सुमन जी कहती हैं, सीतू क्या हुआ बच्चा, थोड़ी देर आराम से बैठ जा। शीतल कमरे में जाते हुए कहती है, मम्मा बस 2 मिनट में आए। सुमन शेखर जी से कहती हैं, यह लड़की भी ना, ऐसा क्या हुआ जो इसे अपने पैर का भी होश नहीं है। वर्षा सुमन जी के पास बैठकर धीरे से कहती है, मम्मा जरूर राज ने कुछ कहा, तभी मैडम के चेहरे पर खिली हुई सी मुस्कुराहट है। सुमन वर्षा को शरारत से देखते हुए कहती हैं, लगता है सौर को मना लिया था रात में, अब तो नाराज नहीं है ना? वर्षा शर्मा कर कहती है, हाँ मम्मा सब ठीक है। सौर शेखर के पास बैठते हुए कहता है, पापा शादी में बहुत कम टाइम बचा है, आप अंकल और जीजू से बात करिए, कैसे क्या फंक्शन होने हैं, रिजल्ट वगैरह बुक कराना है। शेखर जी कहते हैं, बेटा मैं देव से बात कर लूँगा, अब कल उसका रेस्ट है तो सोच रहा हूँ उसके घर चलते हैं, वहीं सभी के सामने बैठकर कल की फाइनल कर लेते हैं। सौर मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल पापा। वर्षा तुम क्या कर रही हो? छोटी के पास जाओ, वर्षा उठकर कहती है। सौर वो तो खुद ही नीचे आने का बोल रही थी, अभी तक नहीं आई, मैं देखती हूँ। इतना कहकर शीतल के कमरे में चली जाती है। शीतल कमरे में ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर काजल लगा रही थी। वह काजल लगाकर अपनी पलकें उठाकर मिरर में देखती है तो राज की बातें उसके कानों में मिश्री से घोल रही थी। उसके चेहरे की गुलाबी रंगत और आंखों की सरमो हया सब राज के प्यार की कहानी बयां कर रही थी। वर्षा अंदर आती है। शीतल को ऐसे लाज शर्म से लिपटे खिलखिलाते चेहरे के साथ देखती है तो उसकी आंखों में नमी सी आ जाती है। वह शीतल को पीछे से हक कर शरारत से कहती है, मैडम जी राज के प्यार का असर तुम्हारे गालों और आंखों पर साफ झलक रहा है। जल्दी बताओ बाहर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी आंखों में इतनी शर्म भरी हुई है? बात कहीं किस तक तो नहीं पहुंच चुकी? शीतल शर्माते हुए कहती है, हम क्यों बताएं तुम्हें, यह हमारे पर्सनल मोमेंट हैं और हम इसे किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। वर्षा को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुमसे भी नहीं। इतना कहकर अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। वर्षा अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहती है, जो पर्सनल मोमेंट, इसका मतलब आज आपकी सड़ू जी ने आपके अपने प्यार का पहला स्पर्श दे ही दिया। वर्षा शीतल के कंधे पर अपना सर रखकर कहती है, सीतू बताना कैसी फीलिंग हुई? शीतल वर्षा को हल्के से पुश कर कर कहती है, कुछ कुछ ज़्यादा ही शरारत हो रही है तेरी, और जैसा तू सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं है। शर्मा कर उन्होंने हमसे जो कहा हम वही फील कर रहे हैं। वर्षा नौटंकी करते हुए बोली, ओए इसका मतलब तुम्हारे प्यार का जादू चल रहा है सरू जी पर। शीतल हल्की नाराजगी से कहती है, ए वर्षा, सरू कहने का हक सिर्फ हमारा है, तुम्हारे जीजू हैं वह। तुम हमारे पति को हमारे सामने ऐसे नहीं बुलाओगी, वरना हमसे हमसे नाराज हो जाएंगे और भाई से तुम्हारी शिकायत करेंगे। वर्षा शीतल के गुदगुदी करते हुए कहती है, मैं बुलाती हूँ तेरे भाई को, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी छोटी को अपने सड़ू जी से बेहद वाला इश्क हो गया है। शीतल पलंग पर लोटपोट होते हुए कहती है, वर्षा प्लीज रुक जाना, हमें बहुत गुदगुदी हो रही है। वर्षा हंसते हुए कहती है, फिर जल्दी बता बाहर क्या हुआ? शीतल हंसते हुए कहती है, रुक जा बताते हैं, पहले छोड़ तो सही हमें। दोनों के खिलखिलाने की आवाज़ें नीचे हॉल में बैठे तीनों को सुनाई पड़ रही थी। सुमन भावुक होकर कहती हैं, शेखर जी अपने कानों में इस खिलखिलाहट को कैद कर लीजिएगा, 1 महीने बाद आपको इस आंगन में ये किलकारियाँ सुनाई नहीं देंगी। सौर्य सुमन के पास आकर नम स्वर में कहता है, मम्मा बार बार नर्वस हो जाते हो, आप भी तो नानू का घर छोड़कर आई थी ना? हल्की स्माइल से कहता है, हम यह परंपरा नहीं बदल सकते, बेटियों को तो उनके असली घर जाना ही है। सुमन हल्की मुस्कुराकर सौर का गाल थपथपाते हुए कहती हैं, बिल्कुल मैं भूल गई, एक बेटी को विदा करूंगी तो दूसरी बेटी को लेकर भी तो आऊंगी।
सौर मुस्कुराते हुए सुमन के गले लग जाता है। कमरे में शीतल वर्षा को आज पूरे दिन की बातें बताती है। वर्षा मुस्कुराकर शीतल की बातें ध्यान से सुन रही थी और एक टक टक शीतल के चेहरे को देख रही थी। शीतल शर्मा कर कहती है, वर्षा जाते जाते इन्होंने हमसे जो कहा वह हम सपने में भी नहीं सोच सकते, या ऐसा कभी कुछ हमसे कहेंगे। वर्षा शीतल का हाथ पकड़कर शरारत से कहती है, देव जीजू की परछाई है तुम्हारे सड़ू, असर तो आएगा ना। हो सकता है रोमांस के मामले में देव जीजू को भी पीछे छोड़ दें। शीतल बेचैन होकर कहती है, पता नहीं पड़ता, लेकिन जब उन्होंने हमसे सब कहा तो हमारे दिल की धड़कनें एकदम से चमक मचल उठी। हम उनकी बाहों में पल भर पनाह चाहते थे, लेकिन वर्षा शीतल का हाथ पकड़कर कहती है, सीतू मैंने कहा था देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू सब्र रखना। शीतल देखना राज एक दिन बेहतरीन हम सफ़र बनेंगे। शीतल हल्की स्माइल से कहती है, हमें उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। वर्षा जब वह पहली बार ये खुद से हमें अपनी बाहों में समेटकर अपनी मोहब्बत का प्रथम स्पर्श हमें महसूस करवाएंगे। वर्षा शरारत से कहती है, इतनी बेचैनी, इतनी तड़प अपने पिया जी की बाहों में जाने का, हाय मैं मर जावा गुड़ खा के। शीतल वर्षा की बातें सुनकर शरारत से कहती है, नौटंकी तुझे तो भाई ने कितनी बार सुकून महसूस करवा दिया ना, तो इसलिए तुम मुझे मेरी टांग खींच रही हो। मैंने वर्षा सुना है कल रात भी तुम भाई के साथ कमरे में थी। वर्षा नौटंकी करते हुए कहती है, हाँ थी, बोल क्या करेगी, हमें ना हमारी सासू माँ ने परमिशन दी थी। वर्षा की बात से शीतल को कल रात कही सरला की बातें याद आ जाती हैं। वह उदास होकर कहती है, वर्षा पता है पापा जी ने कल रात हमें घर आने का बोला था, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। उन्होंने हमें लोअर टी शर्ट पहनने का भी मना कर दिया। वर्षा यार, माँ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, डर लगता है कहीं हमसे कुछ गलती हो गई तो वहाँ हमारा कौन साथ देगा। वर्षा शीतल का हाथ पकड़ कर कहती है, पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा, और कभी कुछ गलती होती भी है तो राज है ना, तो टेंशन मत दे, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, पूरा दिन भाग दौड़ में लगी हुई थी। मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, फिर मुझे भी निकलना है। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, तो चल हम चेंज करके आ रहे हैं। वर्षा सुमन के साथ मिलकर डिनर की तैयारी करती है। वर्षा के मम्मी पापा भी शादी की तैयारियों के सिलसिले में बात करने महेश्वरी भवन आए हुए थे। शाम के 6 बज रहे थे। राज अपने कमरे में चैन से सोया हुआ था। आज अनिकेत गुरुजी से मिलकर सीधा घर आ गए थे। कुशा सरला के साथ पास मंदिर में गई हुई थी। नीलिमा अनिकेत को चाय देती है। अनिकेत जी कहते हैं, नीलू बेटा, रात की ड्यूटी का टाइम हो रहा है, उससे भी उठा दो और बोलो पापा ने बुलाया है। नीलिमा मुस्कुरा कर कहती है, पापा हम अभी भैया को बुला कर लाते हैं। नीलिमा कमरे में जाकर राज को उठाती है। थोड़ी देर बाद राज हॉल में बैठे अनिकेत के पास बैठकर बोलते हैं, बोलिए पापा, आपने बुलाया। अनिकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, राज सब अच्छे से हो गया, तुमने शीतल को स्कूल दिखा दी। राज हल्की स्माइल से कहता है, पापा आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डीईओ मेरा और देव का फ्रेंड रवि भारद्वाज है। दिल्ली में हमने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की थी और कोचिंग में भी हम साथ ही थे। वह तो ज्वाइनिंग कराने के साथ जाने का बोल रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। यह बात अभी मैंने उसे भी नहीं बताई है, और प्लीज़ आप भी मत बताइएगा। अनिकेत हैरानी से कहते हैं, लेकिन क्यों बच्चे? राज शांत होकर कहता है, पापा उसका जो सपना है वो सब पूरे करने के लिए उसमें कॉन्फिडेंस लेवल लाना ज़रूरी है। यदि मैं ज्वाइनिंग में रवि को साथ लेकर जाऊंगा तो लेक्चर और स्टाफ उसे रवि के बिहाफ का ट्रीट करेंगे, जिससे उसकी परफॉर्मेंस छुप जाएगी। मैं चाहता हूँ वो अपनी इमेज खुद की काबिलियत पर बनाए। अनिकेत खुशी से मुस्कुरा कर कहते हैं, मुझे खुशी है बेटा, तुम इस रिश्ते को समझ रहे हो। मैं यकीन से साथ कह सकता हूँ कि शीतल तुम्हारे लिए बेहतरीन पार्टनर साबित होगी। और हंसकर कहते हैं, अपना पुलिस वाला खड़ूस एटीट्यूड उसे मत दिखाओ। पूजा में मैंने देखा तुम्हारे ऐसे गुस्से से देखने भर से ही वह बच्ची सहम सी गई थी। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो राज। राज नीचे गर्दन करके कहता है, पापा मैं
कोशिश करूँगा, अंकित गंभीर स्वर में कहते हैं। राज बेटा, शादी को काफ़ी कम समय है। तुम अब या नाइट शिफ्ट छोड़ो, डे के लिए अपने हाई कमांड से बात करो और शादी तक अब एक भी टूर नहीं करोगे। राज अंकित को देखकर कहता है, पापा या मेरे हाथ में नहीं है, मुझे तो रस्तोगी सर के ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा। अंकित शांत होकर कहते हैं, मैं देव से बात करूँगा, जाओ रेडी हो जाओ, तुम्हारा ड्यूटी टाइम हो रहा है। राज उठकर अपने कमरे में चला जाता है। आज सुबह विनोद के पापा का भी ऑपरेशन हो गया था। अंजलि निशान दोनों ऑपरेशन के टाइम हॉस्पिटल में ही थे। देव दीवान जी के साथ विजयकांत को देखकर घर निकल गए थे। हॉस्पिटल में आज रात रूही और विनोद रुके हुए थे। रोशनी सीधा साइड से घर चली गई थी। देव दीवान जी घर आते हैं और सेजल किचन में दोनों के आते देख लेती है। वह तुरंत 2 गिलास पानी लेकर हॉल में आती है और दीवान जीवा देव को पानी देती है। देव सेजल की तरफ देखता है। सेजल हल्की सी मुस्कान देकर कहती है, आप फ्रेश होकर आइए, हम आपके लिए कॉफ़ी बनाते हैं। पापा आप क्या लेंगे? दीवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा डिनर के बाद तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पी लूँगा, अभी नहीं। देव उठकर कहते हैं, सेज मेरी कॉफ़ी मुझे रूम में भिजवा देना। इतना कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। कृष्णा रूम के बाहर से आते हुए दीवान जी को देखकर कहती हैं, इसे क्या हुआ? आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल नहीं हो गया इसका? निशांत दीवान जी शांत स्वर में कहते हैं, कृष्णा उसकी जॉब ही ऐसी है, हो सकता है किसी केस को लेकर टेंशन में हो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? यह वह सब संभाल लेगा, तुम चलो मेरे साथ। कृष्णा जी कहती हैं, आप जाकर फ्रेश हो जाइए और भाई साहब से मिल लीजिए, उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दीवान जी उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। सेजल किचन में डिनर की तैयारी के साथ साथ देव की कॉफ़ी भी बना रही थी। कृष्णा उसके पास आकर कहती हैं, बेटा यह सब छोड़ो, मैं देख लूँगी। यहाँ रमेश भी है, तुम अपनी और देव की कॉफ़ी लेकर रूम में जाओ। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, जी मम्मी जी। दोनों की कॉफ़ी लेकर अपने रूम में जाती है। देव शावर लेकर सिर्फ टॉवल लपेटे हुए बालकनी में खड़ी होकर आदि से गुस्से से बात कर रहा था। सेजल कॉफ़ी की ट्रे लेकर बालकनी में आती है और टेबल पर रखकर देव को पीछे से हक कर लेती है। देव पीछे पलटकर गुस्से से कहता है, सेज तुम्हें दिखता नहीं है, मैं अर्जेंट कॉल पर हूँ। सेजल झट से देव से अलग होती है। देव ने आज पहली बार सेजल से ऐसे गुस्से से बात की थी। सेजल देव की आंखों में गुस्सा देखकर कांप जाती है। वह नम स्वर में कहती है, सॉरी वो हम आपकी कॉफ़ी। देव फोन म्यूट मोड पर लगाकर गुस्से से कहता है, व्हाट सारी सेज, काफ़ी रखो और जाओ यहाँ से। सेजल अपनी आंसू भरी आंखों से देव को देखती है और मुंह पर हाथ रखकर तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है। नीचे आकर कॉमन वॉशरूम में जाकर टैप चालू कर रोने लग जाती है। इधर देव आदि का फोन कट कर अपना हाथ गुस्से से रेलिंग पर मार देता है और आंखें बंद कर काउच पर बैठ जाता है और मन में सोचता है, सॉरी सेज, किसी और का गुस्सा आप पर निकल गया। गहरी सांस लेकर राज को लेकर बहुत परेशान हूँ जान। आपसे चाह कर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकता। आजकल आपको टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ और ऊपर से आज यह गुस्सा। जल्दी से कमरे में आता है और सेजल को न देखकर फटाफट कपड़े पहनता है और नीचे हॉल में आता है। हॉल में दीवान जी मनोहर मीना के साथ बैठे थे। किचन में जाकर देखता है तो कृष्णा और रमेश थे। वह मन में सोचता है, कहाँ गई आप सेज? कृष्णा देव को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सेजल को तुम्हारे कमरे में भेजा है, जाओ दोनों साथ में काफ़ी पियो और थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बिताओ। और गंभीर होकर कहती हैं, कितने दिन हो गए देव तू अपने काम के आगे सेजल को भी भूल गया। बच्चे वहाँ अभी नई नई इस घर में आई है, उसे भी तेरी ज़रूरत है। जाओ अपने कमरे में, डिनर बढ़ जाएगा तब आना। देव चुपचाप कृष्णा की बात सुनकर किचन से बाहर आता है और मन में सोचता है, मम्मा आप मम्मा के साथ भी नहीं हैं, कहाँ हैं? इतने में ही सामने से सेजल वॉशरूम से बाहर आती है और देव सेजल को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है कि मनोहर उसे आवाज़ लगाकर कहते हैं, देव बेटा यहाँ आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है।
देव सेजल की ओर देखता है, जो नजरें नीचे करके चुपचाप उसके पास से निकलकर किचन की तरफ बढ़ जाती है। देव बेबस सा मनोहर और दीवान जी के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसकी बेचैन नजरें बार बार किचन में काम कर रही थी, सेजल के ऊपर जा रही थी। दीवान जी देव के चेहरे की परेशानी और उसकी नज़र की बेचैनी भांप लेते हैं। मनोहर जी कहते हैं, देव बेटा, सोमवार से अंजू के फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी बड़ी मम्मी और मैं अंजू के साथ जयपुर निकल जाएं। घर की सार संभाल संभाल भी हो जाएगी और इसके संग एग्जाम भी आराम से हो जाएंगे। देव मनोहर को देखकर कहता है, बड़े पापा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं सब देख लूँगा। आपका ऐसे बार बार ट्रैवलिंग करना ठीक नहीं है। बड़ी मम्मी को भी काम की परेशानी होगी। दीवान जी को देखकर, पापा, हम रमेश की बहन को जयपुर बुला लेते हैं, वह अंजलि के साथ एग्जाम तक रहेगी। दीवान जी शांत होकर कहते हैं, बेटा, लेकिन दोनों बच्चियों को यूं अकेले इतने दिन। देव हल्की स्माइल से कहता है, पापा, शर्मा कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट प्रोजेक्ट जयपुर में ही है। निशु और अंजू दोनों ही इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। विनोद और निशु का तो लगभग रोज आना जाना होगा। मैं दोनों से बात कर लूँगा, वहाँ अल्टरनेट डे अंजू के साथ रह लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीना परेशान होकर कहती हैं, देव, निशु का तो समझ आता है, लेकिन विनोद को हम कैसे अकेले अंजू के साथ? देव जीवान जी की ओर देखकर मीना जी से कहता है, बड़ी मम्मा, विनोद पर मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब देख लूँगा। दीवान जी शांत होकर कहते हैं, भाभी, देव सही कह रहा है। विनोद बहुत ही सुलझा हुआ समझदार बच्चा है। वैसे भी अंजू को इस प्रोजेक्ट में आगे काम करना है तो उसे विनोद के साथ ही जयपुर आना जाना पड़ेगा। दोनों बच्चे समझदार हैं, आप बेफिक्र रहिए। मीना मनोहर की तरफ देखकर देव से कहती हैं। देव कहता है, बड़ी मम्मा, यदि आपको प्रॉब्लम है तो मैं सेजल को अंजू के साथ भेज दूंगा। मीना जल्दी से कहती है, नहीं बेटा, सेजल की अभी यहाँ पर ज़रूरत है। देव उठकर मीना के पास जाकर उनके हाथों को थामकर कहता है, मम्मा, पापा, मैं आपसे कुछ कहूँ? मीना मनोहर एक साथ कहते हैं, बोलो देव। देव दीवान जी की तरफ देखकर कहता है, बड़े पापा, मैंने अंजू के लिए विनोद को पसंद किया है। मीना हैरानी से मनोहर की ओर देखती हैं और कहती हैं, यह कैसे होगा जी? वह ब्राह्मण है और हम। दीवान जी शांत होकर कहते हैं, भाभी, आप कहाँ कास्टलिज्म में पड़ गई? भाई साहब, कास्ट को एक तरफ रखकर इस रिश्ते के बारे में सोचिए। क्या कमी है विनोद में? डेसिंग लुक, फ्रांस से गोल्ड मेडलिस्ट, एमबीए, बिजनेस इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर बैचलर, उभरता हुआ बिजनेसमैन, अच्छा खानदान, इससे ज़्यादा हमें अंजू के लिए और क्या चाहिए? देव सिर्फ अपनी ओपिनियन बताई है, फैसला आपका ही होगा। आप आराम से सोचिए और जल्दी नहीं है। और वैसे भी मुझे अभी अंजू को ससुराल नहीं भेजना। देव मुस्कुरा कर कहता है, बड़ी मम्मी, पापा सही कह रहे हैं। मुझे जो लगा वह मैंने खुलकर आपको बता दिया। फैसला आपका ही होगा और अभी इस बारे में आप अंजू से कोई बात नहीं करेंगी। मीना मनोहर को देखकर कहते हैं, देव, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहती बच्चे। देव मुस्कुराते हुए कहता है, बड़ी मम्मी, आराम से, और वैसे भी अभी अंजू छोटी है। दीवान जी देव को देखकर कहते हैं, देव, खाना खाकर मुझे गार्डन में मिलना और ज़रूरी बात करनी है। देव दीवान जी की तरफ देखते हुए कहता है, जी पापा। कृष्णा किचन से बाहर आकर कहती हैं, सुनिए, निशु और अंजू को फ़ोन करिए, अभी तक नहीं आए। देव शांत होकर कहता है, मम्मा, वाह साइड से फ्री होकर हॉस्पिटल गए होंगे, मैं पूछता हूँ। इतना कहकर निशांत को फ़ोन लगाता है। निशांत देव का फ़ोन उठाकर कहता है, बोलिए भाई। देव, निशु कितना टाइम लगेगा? निशांत हल्की स्माइल से कहता है, भाई, अंजू विनोद की मॉम के साथ रूम में है, मैं तो फ्री हूँ, वह आ जाए तो निकलते हैं। देव शांत होकर कहता है, निशु, अंजू को जाकर बोलो सब तुम्हारा डिनर पर वेट कर रहे हैं। निशांत अंदर रूम में जाते हुए कहता है, भाई, मैं बुलाता हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। देव कृष्णा से कहता है, मम्मा आधे घंटे में आ रहे हैं।
कृष्णा मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप सब डिनर के लिए बैठिए, वो दोनों बाद में खा लेंगे। दीवान जी उठते हुए कहते हैं, आइए भाई साहब, भाभी आप टाइम से डिनर करिए। देव शांत होकर कहता है, पापा वो निशु अंजू। दीवान जी कहते हैं, देव टाइम से खाना खाओ, फिर मुझे तुमसे ज़रूरी बात भी करनी है। देव चुपचाप उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। कृष्णा सेजल को आवाज़ लगाकर कहती हैं, सेजल बेटा तुम भी आ जाओ। रमेश बच्चा तुम भी खाना खाओ। रमेश कहता है, आंटी बस थोड़ा सा काम बचा है, भाभी आप आ जाइए, हम अभी आते हैं। सेजल हल्की स्माइल से कहती है, भैया आप खा लीजिए, हमें भूख नहीं है, हम अंजलि और भैया के साथ खा लेंगे। रमेश कहता है, ठीक है भाभी कहकर रोटियों का के केसरोल लेकर बाहर डाइनिंग टेबल पर रखता है। कृष्णा सबको खाना सर्व करती हैं। देव की आंखें किचन में और दीवान जी की आंखें देव पर थी। कृष्णा जी कहती हैं, सेजल यहाँ आओ। सेजल बाहर आकर कहती है, जी मम्मा। सेजल कृष्णा सेजल को देखकर कहती हैं, क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही हो। सेजल मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मा भैया और अंजू अकेले रह जाएंगे, आप खाइए, हम उनके साथ खा लेंगे। दीवान जी सेजल के चेहरे को गौर से देख रहे थे। सेजल के उदास चेहरे को देखते ही उनकी नज़रें देव पर टिक जाती हैं, जो सेजल को एक नज़र देखकर चुपचाप अपना खाना खा रहा था। दीवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सेजल बेटा देव के पास बैठो और डिनर शुरू करो। निशु अंजू आएंगे, फिर से उनके साथ थोड़ा सा खा लेना। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, पापा अभी हैंड वॉश करके आए। इतना कहकर वॉश बेसिन की तरफ बढ़ जाती है। देव तुरंत सेजल की प्लेट में खाना सर्व करता है। सेजल आकर देव के बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं, हम अपने से कर लेंगे। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, सेजल बेटा कभी कभी पति को भी अपनी पत्नी के लिए खाना सर्व करना चाहिए। देव कहता है, सेजल की प्लेट लगाओ। सेजल बेटा तुम्हारे पति ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना लगाया है, पूरा खाना फिनिश करना पड़ेगा। सेजल कहती है, जी पापा जी। देव को देखकर, बस देव हमेशा चाहिए होगा तो हम ले लेंगे, अभी काफ़ी है। सब डिनर करते हुए आपसी बातचीत कर रहे थे। निशांत रूम में जाकर कहता है, अंजू चलें, काफ़ी लेट हो रहा है। रूही मुस्कुराते हुए कहती है, अंजू का गाल थपथपाकर, जाओ बच्चे, टाइम काफ़ी हो गया है, बीनू बाहर छोड़कर आओ। विनोद मुस्कुराते हुए उठता है। अंजलि विजयकांत के पास जाकर धीरे से कहती है, डैड हम कल आएंगे, आप अपना ध्यान रखिएगा और आराम से सोइएगा। विजयकांत मुस्कुरा कर कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा। अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, कल आप हमारे साथ हाथ का नाश्ता करेंगे। विजयकांत कहते हैं, मरीजों वाला नाश्ता मत लाना, कुछ अच्छा सा बना कर लाना बच्चे। अंजलि रूही को देखकर कहती है, बिल्कुल डैड, हमारी भाभी बहुत टेस्टी नाश्ता बनाती हैं, हम उनकी हेल्प से आपके लिए खुद से बना कर लाएंगे। रूही मुस्कुराकर विजयकांत की तरफ देखती है। विजयकांत अंजलि के सर पर हाथ रख कर कहते हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा। अंजू रूही के गले मिलकर कहती है, मॉम आप भी रेस्ट करिएगा, सर सर सब देख लेंगे। रूही अंजी को गले लगा कर कहती है, तुम्हारे सर को भी आराम की ज़रूरत है बच्चे, तुम टेंशन मत लो, जाओ जाकर तुम भी रेस्ट करो। अंजलि मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाती है और निशांत विनोद के साथ बाहर निकल जाती है। निशांत फ़ोन लगा कर कहता है, विनोद तुम अंजू के साथ आओ, मैं पार्किंग में वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। निशांत के जाते ही अंजलि विनोद के साथ चलते हुए उसके हाथों में अपनी उंगलियाँ फंसा लेती है। विनोद मुस्कुरा कर अंजलि को देख कर कहता है, क्या हुआ। अंजलि विनोद की तरफ देख कर कहती है, आप भी थके हुए हैं, हम रुकना चाहते हैं लेकिन। विनोद अंजलि को साइड हक करके कहता है, डोंट वरी, तुम मेरे साथ पूरा दिन थी ना, अब खाना खाकर रेस्ट करना, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, मैं आराम से सो जाऊँगा। अंजलि शांत होकर कहती है, मम्मा और आप बारी बारी से सोइएगा।
जिससे पापा का ध्यान रख लेंगे। अभी ड्रिप लगी हुई है। विनोद अंजलि को देखकर कहता है, मैं सब मैनेज कर लूँगा। निशु बाहर वेट कर रहा है, चलो। अंजलि वहीं खड़ी हो जाती है। विनोद अंजलि को ऐसे देखकर कहता है, क्या हुआ अंजू? अंजलि परेशान होकर कहती है, आप अभी सो जाइएगा, हम आपको 12 बजे उठा देंगे, फिर हम भी आपके साथ जाएंगे, प्लीज़ मना मत करिएगा। विनोद अंजलि के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहता है, ओके खुश, अब जल्दी से मेरे गले लग जाओ और शरारत से मुझे रात भर के लिए एनर्जी चाहिए। अंजलि शर्माती हुई सी विनोद के गले लग जाती है। विनोद उसे अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही खड़े एक दूसरे को महसूस करते हैं, फिर पार्किंग में आते हैं। अंजलि गाड़ी में बैठती है। निशांत मुस्कुरा कर कहता है, विनोद सुबह आता हूँ। विनोद मुस्कुराते हुए कहता है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सुबह दी की शिफ्ट है। निशांत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दोनों घर आते हैं। कृष्णा सेजल के साथ हॉल में बैठी हुई थी। अंजलि अंदर आते हुए कहती है, चाची बहुत जोर की भूख लगी है, क्या बना है? सेजल उठते हुए, आप दोनों जल्दी से चेंज करके आइए, हम खाना सर्व करते हैं। निशांत और अंजलि खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। इधर सेजल किचन समेटकर अपने कमरे में जाती है। बाहर बालकनी में जाती है तो देखती है कॉफ़ी के दोनों कप भरे हुए ट्रे में रखे थे। वह उन्हें उठाकर रमेश के साथ भिजवा देती है और रूम लॉक कर साड़ी चेंज कर अपनी नाइटी ड्रेस पहनती है और बालकनी में झूले पर आकर पिलो लगाकर लेट जाती है। दीवान जी देव के साथ बाहर लॉन में बैठे थे। दीवान जी देव को गंभीर स्वर में कहते हैं, देव बेटा, मैं तुम्हारी सारी सिचुएशन जानता हूँ, बट तुम यह मत भूलो कि सेजल तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है। बेटा, मैंने शेखर जी से वादा किया था उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, लेकिन बच्चे, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के आंखों में नमी थी। नाराजगी से देव मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। देव अधीर होकर कहता है, पापा वो आदि से जरा सी चूक हो गई, उसकी जरा सी नज़र हटी और मिसेज भाटिया के साथ अनीता निकल गई, नहीं तो हमें आज ही काफ़ी सारे सबूत मिल जाते। मैं इस बात पर आदि पर गुस्सा हो रहा था और सेजल के आते ही उन पर सारा निकल गया। आई एम सो सॉरी पापा, राज की टेंशन है, अब आप सब जानते हैं। दीवान जी कहते हैं, मुझे सब पता है बच्चे, इसलिए मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि पूरे होश में रहकर काम करो और सतर्क रहो। मैं आदि को कॉल करके कल से सब समझा दूंगा, आगे से उससे कोई गलती नहीं होगी। अब जाओ और मेरी बेटी को मनाओ। मुझे सुबह उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिखी तो तुम अपने पापा से बात नहीं करोगे। देव हैरानी से कहता है, पापा या कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा, आपका बेटा मैं हूँ। दीवान जी खड़े होकर शरारत से कहते हैं, तो क्या करूँ? याद रखना, मेरा झुकाव हमेशा महिला मंडल की तरफ जाता रहा है। जाओ अपनी बीवी के लिए बढ़िया सी कॉफ़ी बनाओ और उसे पिलाकर उसकी नाराज़गी दूर करो। देव हंसकर दीवान जी के गले लगता है और उनको कसकर पकड़ते हुए कहता है, पापा यह पहली और आखिरी बार था। आप मेरी वजह से अपनी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं देखेंगे, आई प्रॉमिस। दीवान जी खुश होकर कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद है बच्चे, जाओ गुड नाइट। देव दीवान जी को गुड नाइट कहकर किचन में आता है और कॉफ़ी बनाकर अपने रूम में चला जाता है। अंदर आकर देखता है तो सेजल कमरे में नहीं थी। बालकनी का गेट खुला था। देव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके कदम बालकनी की तरफ बढ़ जाते हैं। वह वहां जाकर देखता है सेजल आंखें बंद कर झूले पर अपने में ही सिमटी हुई लेटी थी। देव कॉफ़ी की ट्रे टेबल पर रखता है और सेजल के पैरों के पास जाकर बैठ जाता है और अपनी गर्म हथेलियों को उसके पैरों की अंगुलियों को पकड़ता है। सेजल अपनी आंखें खोलकर बैठ जाती है और देव की तरफ नजरें उठाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, यह क्या कर रहे हैं आप? हाथ हटाइए अपना। देव उसके पैरों की अंगुलियों को अपने हाथों से हल्के से दबाते हुए कहता है, जान, सर्दी की वजह से आपकी उंगलियां बर्फ के जैसे हो रही हैं, उन्हें गर्म कर रहा हूँ। सेजल कसमसाते हुए कहती है, प्लीज़ देव, हाथ हटाइए, हमारे पैरों को इस तरह मत पकड़िए। देव अपने दोनों कान पकड़कर सेजल की आंखों में अपनी गहरी नज़रों से देखकर कहता है, माफ़ कर दीजिए जान।
एक केस की टेंशन थी, वहाँ का गुस्सा आप पर निकल गया। आई प्रॉमिस आज के बाद यह गलती कभी नहीं होगी। सेजल देव का हाथ पकड़कर नम स्वर में कहती है, हम आपसे नाराज नहीं हैं, पर आज पहली बार आपको इतने गुस्से में देखकर कांप गए, इसलिए रोना आ गया। हमें भी ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन हम आपको देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए। और वो सब। देव सेजल का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर बेचैन होकर कहता है, आप कहाँ है मुझ पर जान। आप जब चाहें तब मुझसे ऐसे ही लिपट सकती हैं। सेजल का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है। सेजल देव के गले लगकर सिसकती हुई लगती है। देव उसे अपनी बाहों में समेटकर बेचैनी से कहता है, प्लीज जान, नहीं, मेरी आंखों में देखिए। सेजल अपनी आंसू भरी आंखों से देव की आंखों में देखती है। देव उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर कर कहता है, ऐसे रोकर आप मुझे भी बेचैन कर रही हैं। प्लीज़ जान, प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। आप मुझे जो चाहें सज़ा दे दीजिए, लेकिन ऐसे आंसू बहाकर मेरे दिल को मत तड़पाइए। सेजल सिसकियाँ लेते हुए कहती है, आपको सज़ा देने से अच्छा है हम खुद ही चोट खा लें। हम सही से नाराज़ नहीं हैं, बस आपसे गुस्सा से डर गए। इतना कहकर देव के सीने से लग जाती है। देव उसे अपनी बाहों की गिरफ्त में लेकर कहता है, अंदर चलिए, सर्दी बढ़ रही है। आपकी पूरी बॉडी एकदम बर्फ के जैसे ठंडी हो रही है। सेजल देव को छोड़ती नहीं है। देव उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ जान। सेजल अटकते हुए कहती है, हमें आपकी थोड़ी देर ऐसे ही अपनी बाहों में रहना है। देव मुस्कुराकर शरारत से कहता है, ठंड बढ़ रही है जान, और आपका शरीर भी इतना ठंडा हो रहा है, और मुझे रूम में जाकर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देव की बातों से ही सेजल के शरीर में करंट सा लगता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह और कस कर देव से लिपट जाती है। सेजल को ऐसे बेचैन देखकर देव उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसे गहरी नज़रों से देखते हुए रूम में लाकर आहिस्ता से बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर झुकते हुए हौले हौले अपने होठों की चहल पहल शुरू करता है। सेजल देव के लिपटे हुए कहती है, देव लाइट। देव सेजल की गर्दन पर अपने होठ रखते हुए कहता है, जान अभी नहीं, मुझे थोड़ी देर आपको ऐसे ही रोशनी में देखते हुए जी भर कर महसूस करना है। सेजल की पकड़ देव की पीठ पर कसने लगती है। अब देव के होठों की हरकत सेजल की पलकों पर, उसकी नोज पर, उसके गुलाबी रुखसार से होती हुई नीचे की ओर सरकती हैं। जैसे ही देव के होठ सेजल के ईयररिंग व उसके कान के पीछे अपनी हलचल करते हैं कि सेजल सिहर उठती है। देव तुरंत एसी चालू कर अपने ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए कहता है, सेज 2 मिनट में रूम का टेम्परेचर सेट हो जाएगा, जितने आप मुझसे ऐसे लिपट रहिए। सेजल लहजते हुए कहती है, देव अब तो लाइटें। देव उसकी गर्दन में अपने को छुपाए हुए कहता है, नहीं जान, थोड़ी देर बाद, आज बहुत दिनों बाद आपको ऐसे महसूस कर रहा हूँ। इतना कहकर उसकी शर्म से भरी पलकों को चूम लेता है और देव के होठों की हरकत अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ लेती हैं। देव के हाथ जैसे ही सेजल के टॉप की स्टिक तक पहुँचते हैं, सेजल कांप उठती है। देव उसे धीरे धीरे चूमते हुए अपने हाथों की गति बढ़ा देता है। दोनों की ही सांसें बंद कमरे में शोर कर रही थी। सेजल और देव के कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। देव सेजल को उसकी कमर से पकड़कर अपने से सटा लेती है और रोल करके उस पर झुकते हुए उसकी गर्दन के नीचे सरकता है कि सेजल की मदहोशी से आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। दोनों पर ही एक प्यार का नशा धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। जहाँ देव सेजल का जमकर प्यार बरस रहा था, वहीं सेजल की मदहोशी में आवाज़ें निकल रही थी। देव लंबा हाथ करके लाइट का स्विच ऑफ करता है और सेजल के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लेते हुए अपनी प्रेम की रफ्तार तेज कर देता है। दोनों ही बंद कमरे में एक दूसरे को सुकून से महसूस करते हुए अपना प्यार एक दूसरे पर लुटा रहे थे। दोनों का ही प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ चुका था। दोनों थोड़ी देर बाद देव सेजल को अपनी बाहों में लेकर मुस्कुरा कर कहता है, नाउ यू फील
बेटर जान, सेजल शर्माकर देव के सीने में छुपे हुए कहती है। बहुत दिनों बाद यह पल महसूस किया है देव, थैंक यू। देव मुस्कुराकर उसके माथे को अपने होठों से चूम कर कहता है। जान थैंक यू मुझे कहना चाहिए, जो आपने मुझे माफ़ कर दिया। चलिए अब सुकून से सो जाइए और सुबह लेट उठिएगा, कल मेरा रेस्ट भी है। सेजल देव को देख कर कहती है। देव हमें छोड़िए, हम आते हैं। देव उठकर सेजल को की अपने बाहों में उठाए हुए कहता है। सावन लेना है ना, चलिए। दोनों वॉशरूम में आते हैं। देव सेजल को वॉशरूम में लाकर आहिस्ता से अपने से सटा लेता है और गर्म पानी का शावर चालू कर देता है। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए अपने खुशनुमा पलों को जी रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों रूम में आते हैं। सेजल देव की बाहों में सिमट जाती है। दोनों ही मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं और बातें करते हुए नींद की आगोश में चले जाते हैं। शीतल अपने रूम में बैठी पढ़ रही थी। राज ड्यूटी पर अपने चेंबर में आंखें बंद कर बैठा था कि उसकी आंखों में शीतल के साथ बिताए पल रील की तरह घूमते हैं। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने शीतल के चेहरे का तिल अटक जाता है। उसके दिल की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। उसे ऐसा आभास होता है कि शीतल ने उसे आवाज़ लगाई। वह झट से अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखता है और अपना सर झटक कर मन में कहता है, क्यों इतनी बेचैनी होती है उसे देखकर। बार बार मेरी आंखों में उसके होठों का तिल क्यों आता है। यह लड़की ना मुझे सच में पागल कर देगी। और वह अपनी सीट से उठता है और चेंबर से बाहर आकर अहमद और पांडे के साथ बाहर लॉन में आ जाता है। इतने में ही कांस्टेबल सबके लिए चाय लेकर आता है। रात चाय का कप लेकर मोबाइल में टाइम देखता है तो रात के 12:30 बज रहे थे। उसकी अंगुलियां अपने आप शीतल के नंबर पर आकर रुक जाते हैं। वह बेचैन होता है, साइड में उठकर जाता है और वहां रखी बेंच पर लंबे पैर करके शीतल का नंबर निकाल डायल करता है, लेकिन फिर 2 रिंग के बाद ही काट देता है। शीतल अपने आगे आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रही थी। जैसे ही उसका फ़ोन रिंग करता है वह देखती है राज का नंबर था। वो फ़ोन उठाने की होती है कि फ़ोन कट जाता है। इतनी रात को राज का फ़ोन देखकर शीतल परेशान हो जाती है। देव की बातों से उसकी घबराहट बढ़ने लगती है। सर्दी में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। इधर राज फ़ोन काटकर अपने में ही कहता है, यह मैं क्या कर रहा हूँ। इतनी रात को मुझे ऐसे फ़ोन नहीं लगाना था, पता नहीं कैसे हो गया। अब क्या जवाब दूंगा। राज इतना सोच ही रहा था कि शीतल घबराते हुए राज का नंबर डायल कर देती है। राज एकदम से फ़ोन देख कर कहता है, अब क्या जवाब दूं। इसे वो तुरंत फ़ोन काट देता है। राज के फ़ोन काटने से शीतल की बेचैनी बढ़ने लगती है। वो दोबारा का राज का नंबर डायल करती है। राज शीतल का फ़ोन देख कर कहता है, जब तक बात नहीं करूँगा यह लड़की मानेगी नहीं। बेटा राज, आज बुरे फंसे इस मैथ टीचर के सर्कल में। अब जवाब दो। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वह फ़ोन उठाता है। शीतल घबरा कर कहती है, क्या हुआ, इतनी रात को कैसे फ़ोन किया, सब ठीक तो है ना, और आप कहाँ हैं। शीतल के बैक टू बैक सवालों से राज का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। वह हल्की नाराजगी से कहता है, सांस ले लो पहले, और कहाँ था मतलब, ड्यूटी छोड़कर ना फायर सागर पर घूम रहा हूँ। तुम्हें घूमना है, इतनी रात को तो लेने आओ। स्टूपिड से सवाल कर रही हो, ड्यूटी पर हूँ, गलती से नंबर लग गया था, फ़ोन काटा तो समझ में नहीं आया तुम्हारे। शीतल बेचैन होकर कहती है, आपकी गलती ने हमारी नींद उड़ा दी और आप हम पर हैं नाराज हो रहे। राज सख्त होकर कहता है, हो गई गलती, बोलो अब क्या करूं। थोड़ा रुक कर कहता है, वैसे तुम इतनी रात को मोबाइल पर क्या कर रही हो। मना किया था ना मैंने कि मोबाइल से दूरी बना कर रखो, फिर भी तुम्हें ना किसी का कहना मानने की आदत ही नहीं है। एक नंबर की जिद्दी लड़की हो। शीतल शांत होकर कहती है, आप ना ज़्यादा गुस्सा मत करिए, हम मोबाइल पर नहीं लगे थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे। आपका इतनी रात को फ़ोन देखकर घबरा गए इसलिए कॉल बैक किया। वैसे हम भी आपसे सवाल कर सकते हैं, आप तो ड्यूटी पर हैं, तो यह गलती आपसे कैसे हो गई कि आपने हमारा ही नंबर डायल किया।
राज हल्के गुस्से से कहता है, आजकल कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो तुम मेरे सामने, और मुझसे सवाल करने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं कभी भी तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, समझी तुम? शीतल कहती है, समझ गए अच्छे से, इतनी रात को भी हमें ही डांटेंगे, गलती खुद करें। और राज गुस्से से कहता है, चुप करो अब और किताबें साइड में रखो, 1 बजने वाला है, सुबह स्कूल है और पढ़ने में लगी हुई हो। इतनी रात तक पढ़ने से अच्छा है मॉर्निंग में जल्दी उठो। रात में आंखों पर जोर पड़ता है, लेकिन नहीं तुम कहाँ किसी की सुनोगे, चलो चुपचाप सो जाओ। रात की केयर देखकर शीतल की हल्की स्माइल से कहती है, कल हम छुट्टी पर हैं इसलिए लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं। रात शांत होकर कहता है, ओके चलो अब सो जाओ, पूरा दिन वैसे ही काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था। अब पैर ठीक है? शीतल कहती है, जी अब ठीक है। आप सुबह कब फ्री होंगे? रात शीतल की बात सुनकर कहता है, क्यों लेने आओगे मुझे? शीतल हैरानी से कहती है, फ़ोन रख दीजिए, हमें नींद आ रही है। राज शांत होकर कहता है, घर से फ़ोन आया, कुशा से बात हुई? शीतल हल्की स्माइल से कहती है, हाँ बात हो गई है, कल पापा जी और सब जीजू के यहाँ आएंगे, मम्मा पापा भाई भी जीजू के यहाँ ही जाएंगे। तो माँ ने हमें भी बुलाया है, कुछ व्रत के बारे में बता रही थी। राज शांत होकर कहता है, ठीक है चली जाना। पोस्टिंग ऑर्डर की कोई न्यूज़? शीतल कहती है, शायद 2 दिन बाद निकलेगी, सब सब्जेक्ट के एक साथ। राज शांत होकर कहता है, पापा ने कहा है कल फ्री हो तो स्कूल देखने चल सकती हो। शीतल शांत होकर कहती है, आप लेकर जाना चाहेंगे तो हम ज़रूर चलेंगे। राज कहता है, मैं सुबह 7 बजे फ्री हो जाऊंगा, फ्रेश होकर सोऊंगा तो देव के घर लंच के बाद ही आऊँगा। शीतल कहती है, जी हम भी लंच के बाद ही जाएंगे, शादी में कम टाइम है तो हम अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा रहे हैं, क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा। राज गुस्से से कहता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई और शादी की तैयारी में मुझे अपने प्रति कोई लापरवाही नहीं चाहिए, थोड़ा होश में रहना। पूजा के समय जैसा हुआ वह नहीं होना चाहिए। शीतल हल्की नाराजगी से कहती है, आप फ़ोन रख दीजिए, हमें बार बार डांट खाना पसंद नहीं है, गुड नाइट। राज गंभीर होकर कहता है, मम्मी पापा से पूछ लेना, ये सीधा स्कूल चलना है तो मैं पिक कर लूँगा और उसके बाद हम देव के घर जा सकते हैं। शीतल कहती है, हम कल आपको मम्मा पापा से परमिशन लेकर मैसेज कर देंगे। राज शांत होकर कहता है, ठीक है सो जाओ, गुड नाइट। इतना कहकर फ़ोन काट देता है और मुस्कुराकर अपना पैशन अपने सपने को लेकर हाउ क्रेजी गर्ल फ़ोन लेकर अंदर अपने चेम्बर में चला जाता है। शीतल अपनी टेबल से बुक उठाकर शेल्फ में रखकर मोबाइल में अलार्म सेट करती है और बेड पर आकर सो जाती है और मन में सोचती है, सड़ू जी आज ना आपकी एक के बाद एक की गई हरकतें हमें 440 वोल्ट के झटके दे रही हैं। गलती से लग गया, झूठी कहीं के। हम इतना तो आपको धीरे धीरे समझने लग गए हैं, आप ना दिल के बुरे नहीं हैं, बस आपकी फीलिंग शेयर नहीं करते। उदास होते हुए आप उस लड़की के चक्कर में ऐसे फंस गए हैं कि आप चाह कर भी हमसे प्यार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा भी यह वादा है आपसे, हम आपको इतना प्यार देंगे कि आप इस कश्मकश से बाहर आकर हमें एक दिन टूट कर चाहेंगे। शीतल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वह अपने को ब्लैंकेट में कवर करते हुए कहती है, लव यू ढेर सारा सड़ू जी, हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं और कल हम आपके नाम को हमेशा के लिए अपने दिल पर लिख पाएंगे। और गुड नाइट पति परमेश्वर जी। और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर सो जाती है। पूरा एपिसोड सुनने के लिए दोस्तों बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू।